हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा था बीएमसी, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सीमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीमेंट के बारे में क्या क्या, कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसमें कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं। कोहेसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सीमेंट के जो खुद के पार्टिकल्स है वो अपने आप में भी अच्छी तरीके से बाइंड करते हैं, और एडिसिव प्रॉपर्टीज की वजह से सीमेंट किसी अदर मटेरियल्स के साथ भी बाइंडिंग अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। और हमने जाना कि सीमेंट जो बनता है वो दो तरह के कंपाउंड को यूज करके बनता है, कैलकेरियस और अर्जिलेशियस। कैलकेरियस कंपाउंड्स क्या होता है, जिसमें लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, परसेंटेज ज्यादा होता है, और अर्जिलेशियस कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिलिका या फिर क्ले ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो इन्हीं दो मटेरियल्स को मिला के हम सीमेंट बनाते हैं। सही सही जो कंपोजिशन हमको चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स सीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो ये 8 हमने पढ़े थे, जिसमें से लाइम और सिलिका सबसे ज्यादा परसेंटेज, लगभग 80% लाइम और सिलिका मिलाकर ही होता है। फिर आता है नंबर एल्यूमिना का, और जिप्सम हम बाद में ऐड करते हैं। कल हमने जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे ड्राई और वेट, उसमें हमने देखा था कि 2 to 3% जिप्सम जब हमको क्लिंकर्स प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसमें ऐड करके उसके बाद उनकी ग्राइंडिंग की जाती है। जिप्सम हम ऐड क्यों करते हैं कि सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। सेटिंग टाइम भी हमने कल पढ़ा था। और आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, सल्फर और अल्कली की हमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन जब हम दो कंपाउंड जो हम मिलाकर सीमेंट बना रहे हैं, इनको जब मिक्स करके सीमेंट बनाने का प्रोसेस करते हैं, तो ये सब कंपाउंड्स हमको उसमें इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद रहते हैं, इम्प्योरिटीज के तरीके से कहा जा सकता है। तो इनका परसेंटेज आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चंस में डायरेक्ट आते हैं ये। फिर हमने पढ़ा था एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में, किसका क्या रोल है। लाइम के बारे में सिंपल ये समझिए कि लाइम और सिलिका जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सीमेंट में, और जो भी चीज सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी उसका जो वर्किंग होता है वो बहुत ही स्लो माना जाता है। स्लो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि लाइम और सिलिका की वर्किंग है स्लो होती है। अगर लाइम की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा कहाँ गया, लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट कि लाइम की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो सेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर जाता है। सेटिंग टाइम इंक्रीजेस, ओके। और क्या क्या इंपार्ट करता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस। साउंडनेस भी हमने पढ़ा था कि साउंडनेस वो क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की जो वॉल्यूम चेंज की जो होने की संभावना रहती है उसको कम करे। अगर कोई मटेरियल साउंड है तो उसमें वॉल्यूम चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अगर किसी भी मटेरियल में साउंड वॉल्यूम चेंज होने की संभावना ज्यादा है तो उसको हम अनसाउंड मटेरियल कहते हैं। तो लाइम सीमेंट में साउंडनेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन कब तक, अगर हम एक्सेस में लाइम को प्रोवाइड करा देंगे तब ये सीमेंट को अनसाउंड भी बना देगा। जितना परसेंट हमने पढ़ा है अगर उस रेंज में रहेगा तो ये सीमेंट में साउंडनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक। फिर हमने पढ़ा सिलिका के बारे में। सिलिका भी स्ट्रेंथ देती है सीमेंट में, और अगर ज्यादा प्रोवाइड करा दिया जाए तो क्या होता है, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। ठीक। फिर बात आती है तीसरे इंग्रेडिएंट एल्यूमिना की। एल्यूमिना का नेचर जो होता है थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, फास्ट रिएक्ट करता है, तो इसका स्ट्रेंथ में कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जो सेटिंग टाइम हो, या फिर हमने क्या पढ़ा था कि एल्यूमिना एक्ट्स एज अ फ्लक्स रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। इसकी वजह से जब क्लिंकरिंग करते समय जो टेम्परेचर हमको चाहिए होता है वो रिड्यूस कराता है, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो लो टेम्परेचर हो जाता है, कॉस्ट थोड़ा सा कम आता है। अगर एल्यूमिना हम एक्सेस, क्योंकि स्ट्रेंथ में इसकी कोई यूज होता नहीं, अगर हम एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे तो सीमेंट को वीक करता है। ठीक। और मेन कारण जो होता है एल्यूमिना का वो क्विक सेटिंग के लिए होता है, कि हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाए। ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है जब जैसे ही इसको वाटर मिलता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इसको तो हमने जाना ही था कि सिर्फ
इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम, ये याद रखिएगा, फाइनल सेटिंग टाइम की बात नहीं हो रही, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात हो रही है। दो तरह के सेटिंग टाइम हमने पढ़ा था ना, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज होने का मतलब कि जब हमने सीमेंट में पानी मिलाया, उसके बाद उसको जहां प्लेस करना था किया, उसके बाद वो धीरे धीरे सेट होना शुरू होता है। तो जब सेट होना शुरू हुआ, उसी को हम इनिशियल सेटिंग टाइम कह रहे हैं। तो पानी मिलाने से लेकर सेटिंग शुरू होने के बीच की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, किससे? जिप्सम के एडिशन से। ठीक है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? कलर इंपार्ट करता है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है और हार्डनेस इंपार्ट करता है। ठीक है। और एक काम और करता है आयरन ऑक्साइड, जब हम सीमेंट को टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर देके जब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो जो फ्यूजन होता है, जो टेम्परेचर हम रखते हैं, जैसे ड्राई की बात करते थे हम, तो टेम्परेचर कितना रखते थे? 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर हम इसलिए रखते हैं कि हमारा जो मटेरियल्स हैं वो मेल्ट होना चाहें, लेकिन ये मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं है, मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो क्या होता है ऐसे में कि जो हमारे दो कंपाउंड्स हैं, कैलकेरियस और एजिलियस, वो मेल्ट होने वाले रहते हैं लेकिन होते नहीं और आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो जो फ्यूजन उस समय हो रहा है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत हेल्प करता है कि फ्यूजन आसानी से हो जाए। ठीक। फिर मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हार्डनेस और साउंडनेस प्रोवाइड कराता है सीमेंट में। तो साउंडनेस दो इंग्रेडिएंट्स की वजह से आ रहा है सीमेंट में, किसकी किसकी वजह से? मैग्नीशिया और लाइम, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने पढ़ा था। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए कि साउंडनेस किस किस वजह से आता है। सल्फर की वजह से भी आता है, लेकिन सल्फर क्योंकि हम इंटेंशनली मिलाते नहीं है, चाहते नहीं सीमेंट में, वो अनइंटेंशनली आ जाता है और एक तरह से उसका जो परसेंटेज रहता है इतना कम रहता है कि उसका कुछ इफेक्ट ज्यादा पड़ता नहीं सीमेंट में, तो इसलिए उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। और हमारे पास इसको मेजर करने के लिए भी सल्फर की वजह से जो साउंडनेस होता है उसको मेजर करने का कोई टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है। मैग्नीशिया और लाइम को हम की वजह से जो साउंडनेस आ रही है सीमेंट में उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एल्कलीज भी डिजायरेबल नहीं होता है, लेकिन वही इम्प्योरिटीज की वजह से सीमेंट में मौजूद रहता है। एल्कलीज को आप बेसिकली अगर समझना चाहें तो एक तरह का रेसिड्यूज होते हैं, मतलब जो बच जाए, रेसिड्यू होते हैं जो बच जाए। तो जब सीमेंट हमने प्लेस कर दिया, ये अगर रेसिड्यू है सीमेंट में हमारे, तो वो हमारे मोर्टार में मौजूद रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा सीमेंट स्ट्रेंथ गेन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसको पानी मिलेगा, पानी क्या करता है, सीमेंट जैसे बाहर आने की कोशिश करता है तो उसके साथ साथ रेसिड्यूज भी बाहर आ जाते हैं, जिससे वॉल्स पे आप देखे होंगे कुछ व्हाइट व्हाइट चौक जैसे मटेरियल मौजूद होता है, वो क्या रहता है? अल्कलीज ही रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या पोर्स या फिर क्रैकिंग और श्रिंकेज होने के चांसेस हमारे स्ट्रक्चर में बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे डिजायरेबल नहीं होता है, स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ कम करता है ये। ठीक है। ये हो गई एल्कली की बात। उसके बाद हमने पढ़ा बॉक कंपाउंड, 4 बॉक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। जब अर्जिलेसियस और कैलकेरियस कंपाउंड को मिलाते हैं हम, फिर जब रिएक्शन शुरू होता है, जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये 4 कंपाउंड सबसे पहले बनते हैं। कौन कौन सा है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई मतलब 3 कैल्शियम 1 सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर डाई कैल्शियम मतलब 2 कैल्शियम 1 सिलिकेट। उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3 कैल्शियम, ट्राई मतलब 3 कैल्शियम एल्यूमिनेट। फिर टेट्रा कैल्शियम मतलब 4 कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है। इनके नाम भी हमने पढ़े थे, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड। ठीक। फिर हमने पढ़ा चारों बॉक कंपाउंड के बारे में। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में आप सिंपली याद रखिए कि स्ट्रेंथ में ये अपना योगदान देते हैं सीमेंट के अंदर। बाकी दोनों जो हैं वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो होते हैं वो स्ट्रेंथ में कोई हेल्प नहीं करते हैं, सेटिंग में उनका रोल रहता है। ठीक। तो अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट ही अपना रोल स्ट्रेंथ में देते हैं, और दोनों का नेचर जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, C3S क्या है कि अर्ली स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। और CTS क्या करता था?
लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद स्ट्रेंथ देता था। स्ट्रेंथ कब देता था? लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, लगभग 1 साल के बाद। और C3S कब तक दे देता है? 28 दिन, लगभग जो माना जाता है 28 दिन तक अपना कंप्लीट स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है। C2S क्योंकि स्लो काम करता है, लंबे समय के बाद स्ट्रेंथ देता है, लेकिन केमिकल अटैक से बचाता है। केमिकल अटैक रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। ठीक है। C3S में केमिकल अटैक रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन C3S का बहुत ज्यादा होता है 500, और C2S का बहुत कम होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, मतलब हीट जो हाइड्रेशन मतलब क्या था, जब हमने सीमेंट में वाटर मिक्स किया तो जो रिएक्शन हो रहा है उसी को हम हाइड्रेशन कह रहे हैं। तो जब रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है, तो C3S का जब रिएक्शन होता है तो हीट ज्यादा निकलती है और C2S का कम निकलती है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जल्दी आ जाती है और इसमें स्लो आती है। ठीक। एक टर्म हमने पढ़ा था कि C3S का यूज हम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है किसके खिलाफ? फ्रीजिंग और थॉविंग। फ्रीजिंग और थॉविंग कल हमने पढ़ा था कि ऐसे एरिया जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे जो हमने मोर्टार बनाया उसमें वाटर भी है, तो उसका फ्रीज होने का चांसेस रहते हैं कि फ्रीज हो जाएगा। और थॉविंग मतलब क्या होता है? पिघलना। फ्रीजिंग मतलब जम जाना, थॉविंग मतलब पिघलना। तो बार बार क्या होगा, टेम्परेचर मान लीजिए फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वाटर जो उसमें वो फ्रीज हो रहा और पिघल रहा है बार बार, तो वो हमारे मोटार के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे उसमें वीकनेस आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ पूरी आ नहीं पाती। तो वैसी जगह पर हम C3S रिच सीमेंट यूज करते हैं, जिससे हमारी अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आ जाए। ठीक है। हमारी फ्रीजिंग और थॉविंग होने से, एक्शन होने से पहले ही स्ट्रेंथ हमारे सीमेंट में या कंक्रीट में आ जाए। ठीक। तो उस जगह पे हम C3S यूज करते हैं। और C2S हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ नहीं चाहिए लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको बहुत ज्यादा चाहिए। तो जैसे हैवी स्ट्रक्चर जहां डैम्स बनने होंगे, वहां पे हम ऐसे सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन में पढ़ा था कि बहुत कम होता है। ठीक। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है? फ्लैश सेटिंग करता है। ठीक। बताया हमने कि स्ट्रेंथ में नहीं, लेकिन सेटिंग में इसका रोल रहता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग। अब इनिशियल सेटिंग ज्यादा है इसकी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन इसकी वजह से सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज्यादा। सल्फेट अटैक होने से क्या होता है? वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका वॉल्यूम हमने कल पढ़ा था कि लगभग 200 या 227% ज्यादा होता है उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट से, जिससे डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस सीमेंट के बढ़ जाते हैं। ठीक। लास्ट बॉक कंपाउंड क्या था? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक। इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही पुअर होती हैं, कोई मतलब रोल नहीं होता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी में, लेकिन फ्लैश सेट सबसे जल्दी हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 420 जूल पर ग्राम होता है। नोट पॉइंट भी लिखा था, C3S C2S कंट्रोल मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ठीक। लगभग 90%। हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा था, एक बार फिर से हल्का सा देख लेते हैं कि C3S का जब, अब स्ट्रेंथ की बात करें तो C3S और C2S की ही बात कर रहे हैं। C3S का जब रिएक्शन होता है तो उसमें हमको जो CaOH मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो ज्यादा मिलता है अपेक्षा के C2S के। ठीक। और ये जेल मिलता है हमको CSH जेल, जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल रहा है रिएक्शन में C3S और C2S का, क्योंकि C3S में ज्यादा मिल रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर में, यही बाद में लीचेज आउट करता है, मतलब बह के बाहर आता है पानी के साथ। ठीक। और पोर्स क्रिएट करता है हमारे सीमेंट में। अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें, ज्यादा जहां पे वाटर ज्यादा रहेगा वहां होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो उस जगह पे C2S ही रिकमेंड होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम मिलता है। और बताया मैंने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है सल्फेट अटैक में, तो C3S जहां पे सीमेंट ज्यादा होगा वहां सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? हाइड्रेशन के दौरान कैल्शियम एल्यूमिनेट से सीमेंट इज ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ सल्फेट, स्पेशली मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और C3A से अगर सीमेंट में मौजूद है, तो इन दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जिसका वॉल्यूम 227% ज्यादा होता है इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन और डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, एक लौता एडवांटेज हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जनरेट होगा उसका क्या, ये सीमेंट की पीएच को लगभग 13 के आसपास रखता है, जिसकी वजह से जो रेनफोर्समेंट हमने कंक्रीट में अगर यूज किए हैं तो उसके कोरोजन होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन को, टेम्परेचर, फाइननेस और प्रोपोर्शन, जो हमने रिएजेंट्स किस प्रोपोर्शन में यूज किए अभी पढ़ा ना कि C3S बढ़ा देंगे तो सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और उस तरह से वो हाइड्रेशन को इफेक्ट करता है। ठीक, ये कुछ नोट पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये दोनों आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इसको अलग से नोट बना के दिया गया आप लोग को कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन जब रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रेशन क्या है, एक तरह का, क्योंकि वो वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रेशन कह रहे हैं, एक तरह का कुछ नहीं है, रिएक्शन है जो वाटर ऐड करने पे सीमेंट में स्टार्ट होता है। तो हाइड्रेशन सीमेंट का स्टार्ट होता है तो उसमें हीट भी निकलती है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, और उसका एक रेट होता है कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हीट की बात करें, सबसे ज्यादा C3A में हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, फिर C3S में, फिर C4AF में, सबसे कम C2S में। ठीक, और रेट की बात करें कि कितनी तेज रिएक्शन कौन कर रहा है, तो C4AF सबसे फास्ट करता है, फिर C3A करता है, उसके बाद C3S, फिर C2S। ठीक, ये आपको याद रखना है दोनों। वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ा था कि लगभग 23% एवरेज, क्योंकि C3S के लिए 24 और C2S के लिए 21, तो एवरेज 23% वाटर रिक्वायर्ड होती है हाइड्रेशन के लिए, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो जेल पोर्स भी बन जाते हैं, उनको फिल करने के लिए 15% एक्स्ट्रा वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, जितना सीमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके वेट का 23% प्लस 15%, टोटल 38% वाटर रिक्वायर्ड होता है। और क्योरिंग हम बाद में इसलिए करते हैं कि वो जो हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं कि C3S के बेस 28 डेज में आ रही है और C2S के बेस बाद तो लिए तो 1 साल के बाद आ रही है लगभग, तो वो रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए इसलिए हम क्योरिंग करते हैं, तराई करते हैं, जिससे रिएक्शन हमारी पूरी हो जाए। ठीक, स्ट्रेंथ जिससे पूरा गेन कर जाए हमारा सीमेंट या फिर कंक्रीट जो भी हमने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा था, 2 प्रोसेस पढ़ा, ड्राई और वेट प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस था, अब ज्यादा यूज नहीं होता, ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पानी ऐड करते हैं तो ईंधन का इस्तेमाल उसको जलाने के लिए ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और ड्राई प्रोसेस में जो किल्स हम यूज करते हैं, भट्टियां, उसकी साइज भी ड्राई में कम होती है अपेक्षाकृत वेट के, इसलिए अब ज्यादातर ड्राई यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग में 3 क्या ऑपरेशन क्या क्या थे, इंग्रेडिएंट्स का मिक्सिंग करना, फिर उनको बर्निंग करना, क्लिंकर बनाना उनके बॉल्स, फिर उसको ग्राइंड करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस भी देखे थे हमने, क्या कर रहा था, 2 कंपाउंड जो बात किए थे, कैलकेरियस कंपाउंड लिए, अर्जिलेसियस कंपाउंड लिए, दोनों की क्रशिंग किए, उसके बाद उनको अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड किया, पहले हल्का छोटा किया 25 mm डाया लगभग, उसके बाद उनकी फाइन ग्राइंडिंग की, फिर दोनों को मिक्स किया जिस प्रोपोर्शन में हमको चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, किल्न को ड्राई प्रोसेस में किल्न को हम प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस से, जैसे भट्टी है उसमें कुछ गैस या फिर ईंधन किसी भी तरीके से उसको एक तरीके से 800 डिग्री सेल्सियस से पहले हीट कर लिए, उसके बाद उसमें सारा इंग्रेडिएंट डाले, फिर रोटरी क्लीन में भेजे, जिसका टेम्परेचर लगभग ड्राई प्रोसेस में कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। एवरेज अगर बात करें तो लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस, 1350 डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद सीमेंट के क्लिंकर्स बन जाते हैं, बॉल्स टाइप के, ग्रे कलर के होते हैं, जैसे सीमेंट का कलर होता है वैसे क्लिंकर्स मिल जाते हैं। उसके बाद उनकी हम कूलिंग करके फिर 2 to 3% जिप्सम ऐड करके उसमें हम ट्यूब मिल में ग्राइंडिंग कर लेते हैं, फिर साइलोज में इकट्ठा करके जहाँ पे पैकेजिंग करके जहाँ पे यूज होगा वहां पे भेज देते हैं। ठीक, वेट प्रोसेस में भी सेम प्रोसेस है, बस जब यहाँ पे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वेट ग्राइंडिंग करते हैं, वाटर ऐड करके स्लरी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग होती है, फिर उसके बाद हम रोटरी क्लीन भेजते हैं। बस इसी में क्योंकि वाटर है तो टेम्परेचर लगभग 100 से 200 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रखना पड़ता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है अपेक्षाकृत ड्राई प्रोसेस के।
फिर क्लिंकर्स बन जाते हैं सेम वैसे ही, कूलिंग करके जिप्सम ऐड करके फिर फाइन ग्राइंडिंग, स्टोरेज, साइलोज में, बस पैकेजिंग। दोनों प्रोसेस लगभग सेम है, बस वेट ग्राइंडिंग और ड्राई ग्राइंडिंग का फर्क है और टेम्परेचर का। ठीक है, फिर हमने टेस्टिंग पढ़े कि सीमेंट जो हमने तैयार कर लिया उसके कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो फील्ड टेस्ट सारे पढ़ लिए थे। कलर टेस्ट, कलर कैसा होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए विद ग्रेनिश टच। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए कि अगर हम पिंच करें तो स्मूथ हमको फील होना चाहिए, और एक वो बकेट लें जिसमें वाटर है उस पर अगर थ्रो करें सीमेंट को तो तुरंत सिंक हो जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, लंप फ्री होना चाहिए, लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्प्स हैं तो इसका मतलब कहीं से उसको मॉइस्चर मिला है, जो कि स्ट्रेंथ, फिर उसको अगर हम मोर्टार बनाएंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। स्ट्रेंथ टेस्ट भी किए थे, कैसे किए थे कि 25/25 इसका सेक्शनल एरिया है और लेंथ कितना रखे थे 200 mm। इसका एक ब्लॉक बना लिया सीमेंट का हम। उसके बाद 25 mm इधर से छोड़ के यहाँ सिंपली सपोर्ट दिए, 25 इधर छोड़ के, तो बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है 150। यहाँ पे 340 न्यूटन का लोड देंगे। 340 का न्यूटन कब देंगे, पहले ब्लॉक बनाए उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिए, उसके बाद 6 से 7 दिन 8 दिन उसको वाटर में इमर्स करके रखे, उसके बाद उसको इस तरह 340 न्यूटन का लोड लगाए। जब 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे हम 7-8 दिन बाद, तो उसमें कोई भी तरह का फेलियर नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हमारा सीमेंट ठीक रहता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। फील्ड टेस्ट हो गया था। लैब टेस्ट में, फिजिकल में हम कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़े थे। ठीक, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए इनिशियल और फाइनल के लिए भी हम विकेट अपैरेटस का यूज करते हैं। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी के लिए हम प्लंजर यूज करते हैं 10 mm डाई का। ठीक है, और इनिशियल के लिए हम नीडल यूज करते हैं, और फाइनल के लिए नीडल विद एनुलर कॉलर होता है, जिसमें हल्का सा नीडल नीचे निकली रहती है, ज्यादा नहीं, हल्का सा रहती है। एनुलर कॉलर की डाया जो होता है वो 5 mm होता है, और नीडल का एरिया कितना होता है 1 mm स्क्वायर का। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट की क्या होती है कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करें, अब वो वाटर हमको मेजर रहना चाहिए कितना हमने ऐड किया है। टेस्ट शुरू करने के लिए आप, क्योंकि हमने पढ़ा 38% वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो लगभग 38 के आसपास या 35, 32, 33 ऐसे मिक्स करके हम एक मोल्ड में, विकेट मोल्ड होता है उसमें रखेंगे। उसके बाद विकेट मोल्ड में यहाँ जैसे प्लंजर लगा है, ये प्लंजर लगा हुआ है 10 mm डाई का, तो यहाँ मोल्ड हमने रखा, इसमें पेस्ट हमने फिल कर दिया अच्छे से। उसके बाद इस निडल को, इस प्लंजर को जब छोड़ेंगे तो इसमें रीडिंग पढ़ सकते हैं। अगर नीचे से पढ़ रहे हैं तो 5 to 7 mm की रीडिंग आनी चाहिए। नहीं आएगी तो जिस हिसाब से अगर हमारा मतलब जो पेस्ट तैयार किया है वो ज़्यादा हार्ड है तो पानी ज़्यादा ऐड कर लेंगे, अगर सॉफ्ट ज़्यादा है तो कम करेंगे। उस हिसाब से ट्राई और एरर करेंगे जब तक हमारा जो प्लंजर इंप्रेशन दे रहा है वो 5 to 7 mm के बीच नहीं आ जाएगा। जब 5 to 7 mm के बीच आ जाएगा, उस समय जो हमने वाटर ऐड किया है सीमेंट में, उस परसेंटेज को हम याद रखेंगे, उसको कहेंगे पी। ठीक, P% वाटर अगर हम ऐड करेंगे तो कंसिस्टेंसी, मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमको सीमेंट की मिलेगी। ठीक है, इसका P का यूज अभी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में यूज होता है। ठीक, तो आगे टेस्ट और देखते हैं। फील्ड टेस्ट हमने पढ़ लिया था, कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ लिया था, विकेट अपैरेटस के बारे में जान लिया था। 10 mm प्लंजर कंसिस्टेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, 1 mm स्क्वायर निडल इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, और फाइनल के लिए निडल विद एनुलर कॉलर यूज करते हैं। बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए क्या करते हैं कि हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। मान लीजिए 500 ग्राम का सीमेंट पेस्ट लिए, तो उसमें वाटर कितना ऐड करेंगे, जो पी हमने निकाला था कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसमें 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे, उतना परसेंट वाटर हम इस 500 ग्राम सीमेंट में ऐड करेंगे। पी मान लीजिए 35% आया,
तो इसमें 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना लीटर वाटर हम इस 500 ग्राम सीमेंट में ऐड करेंगे, फिर एक पेस्ट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, मोल्ड जो हमको विकेट ऑपरेटर्स में होता है उसमें फिल करेंगे अच्छे से, उसमें कोई पोर्स ना रहे। मिक्सिंग पे भी ध्यान देंगे कि सीमेंट की जो मिक्सिंग तो लगभग 1 मिनट तक हमको मिक्स करना पड़ता है ट्रॉवल से, जिससे उसमें सारे पोर्स निकल जाए। फिर इसको मोल्ड में हमने रखा, फिर प्लंजर की जगह 1 mm स्क्वायर नीडल यूज करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे। कैसे, यहां देखते हैं कि इसमें जो नीडल लगी है इसको मोल्ड के सरफेस के पास ले आएंगे, एकदम सरफेस पे पास ले आएंगे। अभी छोड़े नहीं है, खाली धीरे धीरे उसको पास लेंगे। जैसे वो एकदम सरफेस पे आ जाएगा फिर उसको सडनली छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो पेनिट्रेट करेगा जो हमने पेस्ट बनाया उसमें। फिर वही बात है कि पेनिट्रेशन जो है जब तक वो 5 to 7 mm का ना आ जाए तब तक हम ये टेस्ट करते रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने सीमेंट में जब वाटर ऐड कर दिया, कितना 0.85 पी का, उसके बाद पेस्ट बना लिया, तो यहां से हम टाइमर स्टार्ट कर लेंगे कि क्या टाइम पे हमने ये वाटर ऐड किया। उसके बाद उसी पेस्ट को बार बार उसमें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो बेसिक सीमेंट जिसको जोसेफ ने इन्वेंट किया था, उसकी बात करें तो 30 मिनट्स होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम। तो लगभग हम मान लीजिए 25 मिनट या 25 मिनट से लगभग स्टार्ट किए टेस्ट, फिर 30 तक 35 तक हम मिनट तक करते रहे लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमने 25 मिनट पे किया, जब हमने वाटर ऐड किया उसके बाद 25 मिनट बाद हमने स्टार्ट किया टेस्ट, तो हमने ये नीडल सरफेस पे लाया, इंस्टेंटली रिलीज किया और वो पेनिट्रेट ज्यादा कर गया। तब इसका मतलब अभी वो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उसी पेस्ट को फिर मोल्ड में रखेंगे, फिर नीडल को सरफेस पे ले आएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। तो जब तक हमको पेनिट्रेशन 5 to 7 mm नहीं मिल जाएगा, जिस टाइम मिलेगा, जितने टाइम बाद वाटर ऐड करने के जितने टाइम बाद मिलेगा, वही हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ओपीसी के लिए याद रखिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, 30 मिनट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, यही सीमेंट ज्यादातर यूज होती है। इसके तीन ग्रेड्स होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा था, टाइम पीरियड बिटवीन द टाइम व्हेन वाटर वाज एडेड टू prepare the paste and when needle fails to pierce penetrate the block by 5 mm to 7 mm from bottom is taken initial setting time। जो बताया वही चीज है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम समझ में आ गया होगा। अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो बोला गया था कि निडल के साथ साथ एनुलर कॉलर भी लगा रहता है। तो जो एनुलर कॉलर होता है वो कुछ ऐसे रहता है, इसका डाया कितना होता है 5 mm का, इसमें निडल हल्की सी निकली रहती है। ठीक, तो सेम उसी तरह इसमें क्या करते हैं कि सरफेस पे ले आए उसी पेस्ट, क्योंकि जो पेस्ट में बनाया था उसी का हमको फाइनल भी निकालना है, और ओपीसी की जैसी बात करें तो लगभग 10 आवर्स होती है उसकी फाइनल सेटिंग टाइम। तो जब 10 घंटे होने वाले हैं उसी आसपास हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसी पेस्ट पे। तो क्या करेंगे, इसको लोअर करेंगे सरफेस तक, उसके बाद छोड़ देंगे इंस्टेंटली, तब हमारा फाइनल सेटिंग टाइम उस टाइम को माना जाएगा जब ये निडल जो हमारा पेस्ट है उसमें इंप्रेशन छोड़ देगा। निडल इंप्रेशन छोड़े, घुस नहीं जाएगा अंदर, पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन एक इंप्रेशन छोड़ देगा, एक छाप उस पर छोड़ देगा। लेकिन एनुलर कॉलर जो हमने अटैच किया है उसका इंप्रेशन हमारे पेस्ट पे या हमारे ब्लॉक पे नहीं बने। जैसे हम अगर पहले कर रहे हैं थोड़ा सा, तो होगा क्या कि जो निडल है उसका इंप्रेशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एनुलर कॉलर का अगर वो थोड़ा अभी सेट होना उसमें बचा है तो एनुलर कॉलर का भी इंप्रेशन उसके बगल बगल ऐसे दिखाई देगा। ठीक, लेकिन जब फाइनल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो, मतलब हो गया कंप्लीट, उसकी प्लास्टिसिटी कंप्लीटली खत्म हो गई, उस समय क्या होगा, तब आपके निडल का इंप्रेशन उस पर बनेगा ब्लॉक पे, लेकिन जो एनुलर कॉलर का उसका नहीं बनेगा। अगर हमने लेट कर दिया तब क्या होगा कि निडल का भी इंप्रेशन नहीं बनेगा, ब्लॉक सीधा ऐसे दिखाई देगा आपको।
तब इसका उसको हम फाइनल स्टडी टाइम नहीं कहेंगे। फाइनल स्टडी टाइम सिर्फ उसे कहेंगे जब नेडल का इंप्रेशन बनेगा और एनुलर कॉलर का नहीं बनेगा। ठीक है, ओपीसी के लिए हमने पढ़ा कि इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होती है 10 आवर्स। ओके, तो ये हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। वाटर कितना ऐड किया था ये याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन में आता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर यूज किया था, उसको 0.85 पी क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में वाटर ऐड किया था, जिससे हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिली थी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, उतना परसेंट वाटर को हम पी कहते हैं। ठीक, डायग्राम थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन मैं बना के समझा दूंगा आपको। साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं, अगली टेस्ट की। लैब टेस्ट का फिजिकल टेस्ट है ये भी, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस हमने पढ़ा क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी वॉल्यूम चेंज करने की अगर हो तो वो मटेरियल कैसा होता है, अनसाउंड होता है। अगर वॉल्यूम चेंज की प्रॉपर्टी ज्यादा ना हो, बहुत कम हो, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम, कि साउंड मटेरियल। कभी कभी हम जनरली बात करते हुए कहते हैं ना कि बहुत उसका कैरेक्टर बड़ा साउंड है, तो इसलिए कहते हैं कि चेंज नहीं करना, किसी चीज का ज्यादा चेंज ना हो, तो वैसे चीज को हम क्या कहते हैं, साउंड। ठीक है, तो साउंडनेस निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास है, ली चैटलियर और ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, अगर ऑप्शंस में कभी हो, दोनों भी दे सकता है तब उस तरह का ऑप्शन देगा, वरना ज्यादातर ली चैटलियर टेस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है साउंडनेस टेस्ट के लिए। ठीक, तो पहले ली चैटलियर टेस्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है हमारे पास, स्प्लिट सिलेंडर। स्प्लिट सिलेंडर मतलब कि ऊपर से जब देखेंगे आप तो ऊपर से जब देखेंगे आप तो सर्कल पूरा रहेगा, सिलेंडर रहेगा तो सर्कल रहेगा, लेकिन उसमें एक स्प्लिट दिखाई देगा। और लेंथ वाइज जब देखेंगे तो ये पूरा जुड़ा नहीं रहेगा, ये यहाँ पे स्प्लिट रहेगा, मतलब बटा हुआ रहेगा। ठीक है, बीच में गैप रहेगा, जिससे ये एक्सपेंड हो तो खुल जाए, अगर ठीक है, वॉल्यूम अगर घटे तो क्लोज हो जाए, तो हमको वॉल्यूम चेंज उससे पता चलता है। तो स्प्लिट सिलेंडर होता है। इसकी साइज क्या होती है, हाइट जो होती है 30 mm, और डाया कितना होता है, क्योंकि सिलेंडर है, कोई मेटल यूज कर रहे होंगे तो 2 डाया होगा ना उसका, क्योंकि मेटल का भी अपनी कुछ चौड़ाई होगी। अभी मान लीजिए यहाँ पे स्प्लिट है, इतना स्प्लिट है, तो इनर डायमीटर जो है वो होता है 30 mm का। ठीक, और जो थिकनेस है ये होती है 0.5 mm की। ठीक है, किसी भी सिलेंडर से नहीं कर सकते, सिलेंडर अगर आपको यूज करना है तो उसकी जो थिकनेस 0.5 mm हो, डाया 30 mm हो, और हाइट भी 30 mm हो। अब जो ये स्प्लिट है, ये मान लीजिए स्प्लिट जो है यहाँ पे मान लीजिए, तो इसी से अटैच करके एक आर्म निकला रहता है। ठीक है, इसी से अटैच होके एक आर्म निकला रहता है। आर्म मतलब बाह टाइप का समझिए, एक बाह निकली रहती है। कितनी उसकी लेंथ होती है, सेंटर से अगर देखेंगे तो 165 mm। ठीक है, आर्म का बेसिक यूज यही होता है कि जो स्प्लिट हो रहा है वो जब फैलेगा तो आर्म्स में भी गैप आएगा, तो मेजरमेंट में आसानी रहती है। ठीक है, और जो स्प्लिट है वो भी 0.5 mm का होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जब सिलेंडर, ये जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, जब उसमें कोई टेस्ट नहीं हो रहा है तब की बात हो रही है। ठीक, कैसे परफॉर्म करते हैं साउंडनेस के लिए, द apparatus of this consists of split cylinder diameter 30 mm and height 30 mm having a split of size 0.5 mm along with the length of cylinder। इंडिकेटर आर्म 165 mm का पढ़ लिया हमने। प्रोसेस देखिए, सीमेंट पेस्ट, सबसे पहले जो सीमेंट का हमको साउंडनेस निकालना, उसका पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे मेन बात, उसमें वाटर कितना ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करते हैं 0.78 पी। इतने क्वेश्चन इस पे, ढेर सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इस पे, कि ली चैटलियर टेस्ट में जब हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो कितना 100 ग्राम सीमेंट के लिए कितना वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है 0.78 पी। 100 ग्राम के लिए क्या किसी वेट के लिए 0.78 पी वाटर यूज करते हैं।
कि जितना हमको कंसिस्टेंसी में पी निकला था उसमें 0.78 का मल्टीप्लाई करिए, उतना वाटर ऐड करिए। उसके बाद इसका हम एक पेस्ट बना लिए सिलेंडर में, मोल्ड बनाए 30 mm और 30 mm इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिलेंडर की साइज है वो यही है, 30 mm डाया रहेगी, 30 mm हाइट का मोल्ड उसमें हमने फिल कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर और नीचे एक ग्लास प्लेट हम लगा देते हैं इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है, ऊपर और नीचे एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं। Filled with cement paste, now mold is covered with another glass plate and small weight is placed on the glass plate। थोड़ा सा उसके ऊपर वेट कर देते हैं, मतलब वो जब वो इसमें एक्सपेंशन हो तो प्लेट ना हटे, ठीक है, स्प्लिट जो है वो फैल सकता है लेकिन प्लेट्स ना हटे, ठीक, इसलिए उस पर लोड लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, मोल्ड इज देन सबमर्ज इनटू द वाटर। जो मोल्ड हमने तैयार किया उसको वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं पूरी तरीके से। टेम्परेचर कितना रहेगा, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, इसके ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। 24 घंटे बाद हम उसको मोल्ड को निकालते हैं, ठीक। अब जो आर्म्स हैं, जो भी उसमें जो हमारे सिलेंडर उसमें जो आर्म्स लगा था उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, उसको हम मान लीजिए x1 है, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, उसी मोल्ड को सबमर्ज करेंगे वाटर में और 3 घंटे के लिए उस वाटर को बॉयल करेंगे। जो सैंपल हमने निकाला पहले हमने वाटर में ऐड किया 24 घंटे के लिए, मतलब जिसका टेम्परेचर कितना था 27 से 32 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, निकाला, उसके आर्म्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर किया, उसको x1 माना, फिर उसी मोल्ड को हम वाटर में रखे और उस वाटर को 3 घंटे के लिए बॉयल किए। उसके बाद फिर निकाले, फिर इंडिकेटर आर्म्स जो है उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर किया, उसको हमने x2 माना। अब यही x2 माइनस x1 जो हमको वैल्यू मिल रही है बॉयल करने के बाद और सिंपल वाटर में सबमर्ज करने के बाद जो हमको दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल रही है, डिफरेंस जो मिल रहा है x2 माइनस x1, वही हमारा क्या हो जाता है कि कितना एक्सपेंशन वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, उससे हमको साउंडनेस पता चलता है। अब ओपीसी की बात करें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें या पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें, इट इज लिमिटेड टू 10 mm। 10 mm ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो मतलब हमारा जो सीमेंट है बहुत अनसाउंड है, वो हमारे यूज का नहीं है। वेयर एज फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट, अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें या सुपर सल्फेट सीमेंट की बात करें तो ये 5 mm से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये सारे सीमेंट जो है टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो था वो क्या था साउंडनेस के लिए, ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव मशीन होती है, एक क्लोज मशीन होती है जिसमें फैसिलिटी रहती है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टीम प्रेशराइज कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टीम जनरेट कर सकते हैं और प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो हम साउंडनेस निकालते हैं वो लाइम और मैग्नीशिया के वजह से ही निकाल सकते हैं। ली चैटलियर और भी साउंडनेस के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ऑटोक्लेव जो है वो सिर्फ लाइम और मैग्नीशिया के लिए भी यूज होता है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइम और मैग्नीशिया के लिए दोनों ऑप्शन रहते हैं तो कंफ्यूज होते हैं लोग, ली चैटलियर लगा के चले जाते हैं, ठीक। तो अगर पूछा है कि सिर्फ लाइम और मैग्नीशिया के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं तो ऑटोक्लेव मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, एक मोल्ड बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं 25 mm का, 25 mm का क्यूब बनाते हैं। इसकी साइज क्या है 25 mm, 25 mm और 25 mm का क्यूब बना लिया, ठीक। अब इसमें भी वाटर परसेंटेज 0.78 पी ही रखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, स्टीम प्रेशर इज रेज्ड। अभी क्यूब बना लिया, उसके बाद उसको हमने ऑटोक्लेव मशीन में रख दिया। अब क्या करते हैं कि जो स्टीम प्रेशर है ऑटोक्लेव मशीन में उसको धीरे धीरे रेज किया जाता है। कैसे, किस रेट से रेज किया जाता है कि 0 से हमने स्टार्ट किया, 1 घंटे के बाद उसमें प्रेशर जो हो बने वो 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बने, ठीक। 1 घंटे बाद मतलब 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंचने के लिए उसको 1 घंटा लगे, इस रेट से हम स्टीम प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं ऑटोक्लेव में। उसके बाद
उसको 3 घंटे, अगले 3 घंटे के लिए मेंटेन रखते हैं, फिर नहीं बढ़ाते हैं, फिर अगले 3 घंटे के लिए उसको मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हम सैंपल को निकालते हैं, फिर डायमेंशन में चेंज मेजर करते हैं, क्योंकि हमको पता था इनिशियल डायमेंशन 25/25/25 था। फिर उसके बाद हम क्या चेंज आया डायमेंशन में वो मेजर करते हैं। किसी भी हालत में ओपीसी के लिए अगर बात करें तो 0.8% से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। 0.8% कितना हुआ, किसी भी डायमेंशन की बात करें, जैसे 25 है तो 0.8% कितना होगा, 0.2%। मतलब अगर इसकी इस डायमेंशन की बात करें तो ये ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, 25.2 हो सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो मतलब अनसाउंड है हमारा सीमेंट, वो यूजफुल नहीं है। तो इस तरह ऑटोक्लेव और लीच एटलियर मेथड का यूज करते हैं साउंडनेस निकालने के लिए सीमेंट की। ठीक है, फिर बात आती है स्ट्रेंथ टेस्ट की। एक हमने फील्ड में परफॉर्म किया था, ठीक, ये लैब में परफॉर्म करते हैं। कैसे होता है देखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, दो टेस्ट हम स्ट्रेंथ टेस्ट में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सैंपल बनाएंगे। कैसे, 185 ग्राम सीमेंट लिया, उसको उसमें 550 ग्राम क्या मिलाया, सैंड मिलाया, मतलब 1/3 का रेशियो रखा। अगर सीमेंट आप 1 पार्ट ले रहे हैं तो सैंड 3 पार्ट लेके एक मिक्स बनाया आपने। और कितने मिनट के लिए इसको मिक्स किया, 1 मिनट के लिए पूरा मिक्स किया। ठीक, कितना वाटर उसमें ऐड किया, P/4, जो P हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में मिला था उसको डिवाइड करिए 4 से, प्लस उसमें 3.5 ऐड करिए, फिर आपको एक परसेंटेज मिलेगा। जो परसेंट मिलेगा उतना लीटर वाटर हमने इस सीमेंट में या फिर जो हमने मिक्स बनाया है सीमेंट और सैंड का उसमें ऐड किया, फिर उसका पेस्ट बनाया 1 मिनट तक। नहीं, ये सॉरी, सीमेंट और सैंड का मिक्स हमने 1 मिनट तक केवल सीमेंट और सैंड मिक्स किया। उसके बाद हमने उसमें वाटर ऐड किया और उसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक उसमें एक यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए, मतलब एक तरह का कलर ना आ जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर टेम्परेचर हमको कितना रखना चाहिए इस टेस्ट के दौरान, 27 ±2, ठीक, 25 से 29 तक। मोल्ड, उसके बाद मोल्ड को हम कंप्लीटली फिल करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे, वाइब्रेशन टेबल पे इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके 3 स्पेसिमेन क्यूब्स बनाएंगे, मतलब 3 क्यूब्स जो टेस्ट कर रहे हैं वो बनाएंगे। साइज कितनी होनी चाहिए, 70.6 या फिर 76 mm की साइज उसकी रहेगी। क्यूब बना रहे तो तीनों साइज सेम रहती है। 24 घंटे के लिए हमने उसको छोड़ दिया, उसने उसका जितना सेटिंग वेटिंग होनी थी सब हो गई। उसके बाद 6 से 7 दिन, डिजायर्ड इज मतलब वही 6 से 7 दिन उसको हमने छोड़ दिया। आप 28 दिन भी छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 28 दिन में कंप्लीट स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर मोल्ड को हम कहाँ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम कंप्रेशन लगा सकते हैं डायरेक्ट ब्लॉक पे, उससे हमको क्या मिल जाता है, मोल्ड का स्ट्रेंथ मिल जाता है। कैसे मिलेगा, जितने लोड पे वो फेल किया, क्रशिंग लोड अपॉन एवरेज एरिया। ठीक, एरिया कितना हो जाएगा, 25/25 इंटू 25, एवरेज एरिया यही है। तो इससे आपको मिल जाएगा किस लोड पे वो फेल हो जाएगा, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा ब्लॉक का या उस सीमेंट का। ओपीसी की बात करें, जब हम टेस्ट करते हैं ओपीसी में 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43 और 53, और एक पीपीसी क्या, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये ओपीसी के बराबर ही स्ट्रेंथ होती है। ठीक, इसकी तो जब हम टेस्ट करते हैं, अगर 3 डेज क्या बात करेंगे तो लगभग 50% स्ट्रेंथ, क्योंकि हमको डिजायर्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, 33 होती है फॉर 33 ग्रेड, और ऐसे ही 43 के लिए 43 और 53 के लिए 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर में सारी स्ट्रेंथ। तो 3 दिन में 50% स्ट्रेंथ आ जाती है। 33 के लगभग 16 दिन 32, लगभग 50% स्ट्रेंथ इसकी आ जाती है, 23 इसकी आ जाती है, 27 इसकी, इसका लगभग ओपीसी के बराबर ही रहता है। 7 डेज की बात करें तो 70% स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, ठीक, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेड आपको याद रहेगा। तो अब इसको थोड़ी 1-2 बार और पढ़ेंगे तो 50% निकाल के लगभग आपको 16 याद रहेगा, उस तरह से 23, 27 ये सब याद रहेगा। 7 डेज में लगभग 70%, और 28 डेज में हम जब टेस्ट करेंगे वो हमको खुद ही दिखेगा कि 28 डेज में जो ग्रेड हमने यूज किया है उसका स्ट्रेंथ लगभग 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। 43 के लिए 43, 53 के लिए 53, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना के लिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। फिर बचता है टेंसाइल टेस्ट।
टेंजाइल स्ट्रेंथ। अब टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए डायरेक्ट कोई मशीन या फिर टेस्ट होता नहीं है, तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से यूज करते हैं। ब्रिकेट, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है वो ब्रिटल मटेरियल है, उस पर टेंजाइल टेस्ट परफॉर्म करना बड़ा टफ होता है, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड हम यूज कर लेते हैं, ब्रिकेट मेथड जिसको कहते हैं। तो कैसे करते हैं? सैंड और सीमेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया, ठीक, कैसे प्रोपोर्शन में? 1:3 में। वाटर कितना ऐड होगा? P/5 प्लस 2.5। इसमें कितना था? P/4 प्लस 3.5, उसमें P/5 2.5 प्लस 2.5। तो ये चीजें याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के परसेंटेज वाले क्वेश्चन, कितना परसेंट वाटर यूज हो रहा है किस टेस्ट में, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी वही 27 ±2 रखते हैं। ये इसका ब्रिकेट जो हम बना रहे हैं, इस तरह का सांचा में अपना सैंपल रख के इस तरह का सैंपल तैयार करते हैं। इसके साइजेस भी हैं यहाँ पे। उसके बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या करता है हमारा मशीन, इसको, इस पार्ट को पकड़ा और इस पार्ट को पकड़ा, ब्रेक किया, तो हम डिजायर जो फेलियर सेक्शन है उसको हम पहले से मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ये फेल होगा। अब इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें पहले से हमको पता है कि हम यहीं पे फेल कराएंगे, क्योंकि हमने जानबूझकर ये सेक्शन थोड़ा सा वीक बनाया है, क्योंकि इसकी सेक्शन कम है, क्रॉस सेक्शन कम है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हो सकता है कुछ कमी वजह से कोई जो हमारा सेक्शन कमजोर दिख रहा है वो ना हो, कहीं और ज्यादा कमजोर हो, तो इसलिए डायरेक्ट बहुत ही कन्विंस करने वाला टेस्ट नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। तो उसके बाद लोड लगाते हैं, जिस लोड पे फेल हुआ अपॉन मिनिमम क्रॉस सेक्शन कर दी। मिनिमम क्रॉस सेक्शन अपना यही है 25.4 mm। उसका एरिया निकालना, तो 2 बार इंटू किया उसको, लोड एट फेलियर दोनों का, ये लोड एट फेलियर आपको मिल जाएगी, किस लोड पे वो फेल किया, तो वहां से हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब इस टेस्ट में हम 12 स्पेसिमेन बनाते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिकेट बनाए जाते हैं। ये जो शेप बना उसको ब्रिकेट शेप कहते हैं, टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब ऑर्डिनरी सीमेंट की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर 3 दिन में, और नॉट लेस देन 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन 7 डेज, ठीक। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ टेंशन में हमारे सीमेंट की होती नहीं है, कंक्रीट की भी होती नहीं है, तो ये मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी है। और भी टेस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट है। उसमें आपको जो परसेंट ऑफ वाटर निकल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इनिशियल और फाइनल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेशन स्ट्रेंथ में और टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो वाटर यूज हो रहा है कितना परसेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कुछ टेस्ट और जो बच रहे हैं, इनको PDF में आपको मिल जाएगा, और आपको एक बार दिखा भी देते हैं। बहुत कम क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बाकी आपको याद रखना है कैसे, एक बार देख लेंगे कैसे क्या होता है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, इसको ली चैटलियर फ्लास्क यूज करके निकाला जाता है। ली चैटलियर फ्लास्क यूज करके, ये ली चैटलियर फ्लास्क है, आप नेट पे भी डालेंगे तो दिख जाएगा। क्या क्या यूज होता है इसमें टेस्ट में? केरोसिन और नैप्था यूज करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम ना हो, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होनी चाहिए। और ऐसा ही फाइननेस टेस्ट है, जिसमें सीव मेथड, एयर परमेबिलिटी टेस्ट और सेडिमेंटेशन मेथड यूज होता है। सीव मेथड में क्या करते हैं, 9 माइक्रोन का सीव यूज करते हैं, 0.09 mm का। 100 ग्राम सैंपल लीजिए, फिर 90 माइक्रोन सीव पे उसकी सीविंग करिए 15 मिनट के लिए। वाइब्रेट मतलब जैसे किसी भी उससे आपने सीव लिया, उस पर सीमेंट रखा 100 ग्राम, उसको सीव किया 15 मिनट के लिए किया। किसी भी हालत में 10% से ज्यादा, जैसे 100 ग्राम है तो 10 ग्राम से ज्यादा रेसिड्यू, मतलब उस जो मैस हम यूज कर रहे हैं उस पर रेसिड्यू, बाकी मान लीजिए सीमेंट यहाँ निकल आया, इस पर जो रेसिड्यू बचे वो 10% से ज्यादा ना हो, ठीक, उससे कमी हो,
तो हम मानते हैं कि जो फाइननेस है सीमेंट की वो अच्छी है। ऐसे ही एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है इस पे, कैलोरीमीटर, हीट ऑफ हाइड्रेशन apparatus यूज्ड टू डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को निकालने के लिए जो apparatus यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। केमिकल लेबोरेटरी टेस्ट है, लॉस ऑन इंग्लिशन टेस्ट। इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, 1 ग्राम सीमेंट लिया, उसको हीट किया 15 मिनट के लिए। ठीक, इसको हीट करते किसमें है, प्लेटिनम क्रूसिबल। क्रूसिबल कुछ नहीं होता, एक तरह का, आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, जो गोल्ड मेल्ट करते हैं उसको एक स्पेशल टाइप का मग रहता है उसमें करते हैं। तो ये प्लेटिनम क्रूसिबल में 1 ग्राम सीमेंट आप रख के उसको हीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कितना मेंटेन रखेंगे इसमें, 900 से 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए हमने 1 ग्राम सीमेंट को हीट किया। उसके बाद उसको बंद किया, कूल डाउन किया, फिर उसका मेजरमेंट किया। तो जो वेट लॉस हो रहा है वही लॉस ऑफ इग्निशन कहलाता है। ठीक, परसेंटेज ऑफ लॉस इग्निशन शुड नॉट एक्सीड 4%। 4% ज्यादा वेट लॉस या फिर लॉस ऑफ इग्निशन नहीं होना चाहिए, वरना वो सीमेंट हमारे काम का नहीं रहता है। ऐसे ही केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है, कुछ रेशियोज हैं, किस रेशियोज में होना चाहिए वो आप ऐसे देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब। केमिकल लेबोरेटरी टेस्ट है, वेट ऑफ, ये सब हमने पढ़ चुका है, जो हमने टेबल देखी थी इंग्रेडिएंट्स की। वेट ऑफ मैग्नीशियम नॉट ग्रेटर देन 5, टोटल सल्फर कंटेंट नॉट मोर देन 2.75, वेट ऑफ insoluble रेशो, वही एल्कलीज की बात कर रहे हैं, तो नॉट ग्रेटर देन 1.5%। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंट है। टाइप ऑफ सीमेंट है जैसे 10-11 टाइप के हैं। इसको, इसमें क्या पढ़ाया जाए, इसको एक बार, इसको आप जब तक रीड नहीं करेंगे इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इसको हम ऐसा करेंगे, पीडीएफ दे देंगे। 11 टाइप के सीमेंट्स हैं। लगभग जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको बताई जा चुकी हैं कि किस तरह की सीमेंट कहाँ यूज की जाती है, कौन सा कंपोनेंट बढ़ाने से क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है सीमेंट्स में, वो चीज बता देंगे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो वही सब चीजें हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को या उसी कंपाउंड्स को कम ज्यादा करके किस तरह की सीमेंट बनाई जाती है। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बहुत जल्दी रैपिड, उसकी हार्डनिंग बहुत जल्दी होगी, स्ट्रेंथ नहीं लेकिन हार्डनिंग जल्दी होगी उससे। या फिर सुपर रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग होती है सीमेंट। तो वैसे जैसे फ्रीजिंग एरिया जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है वहाँ पे हम इस तरह सीमेंट यूज करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऐसे एरिया जहाँ पे सल्फेट अटैक होने के चांसेस हमको पता हो, तो वहाँ पे हम इस तरह के सीमेंट यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, C3A C4AF को रिड्यूस करते हैं, और C3A भी ज्यादा नहीं यूज करते। इसमें C2S हम ज्यादा यूज करते हैं, जिससे सल्फेट अटैक होने के चांसेस, क्योंकि C3A के रिएक्शन में हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो सल्फेट अटैक को के लिए प्रोन होता है, तो C2S हम ज्यादा इस सीमेंट में यूज कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन भी सारे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे सीमेंट के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। अब ये जैसे इसमें भी वही है कि C2S की मात्रा ज्यादा होगी तो रिएक्शन धीमे होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के सीमेंट को हम हैवी स्ट्रक्चर्स में या फिर जहाँ पे केमिकल अटैक्स होने के चांसेस ज्यादा हो वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, सुपर सल्फेट सीमेंट हो गया वैसे ही। अब इसमें देखिए, जैसे जिप्सम ऐड कर दे ज्यादा तो क्या होगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करेगा, तो केमिकल अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहां पे भी ये चीज याद रखिए कि जब प्रोसेस स्लो होगा, स्ट्रेंथ गेन का प्रोसेस स्लो होगा, तो तुरंत की स्ट्रेंथ तो कम होगी लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अटैक्स जो होने हैं केमिकल वो उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक, IRS T40 सीमेंट है, इसको पढ़ ली थोड़ा बहुत। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट में वही है कि C3S की वैल्यू कम करके C2S की वैल्यू बढ़ा दिए, डैम्स में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट और सब। फिर क्विक सेटिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जो ये बहुत यूज होती है सीमेंट।
फिर हाई एल्यूमिनेशन, हाई एल्यूमिनेशन में वही होगा कि जब एल्यूमिनियम बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा है कि फ्लैश सेटिंग होती है, ठीक, तो उसी तरह की बातें हैं। तो ये क्या हो रहा है कि सीमेंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टाइप ऑफ सीमेंट, आप उससे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बहुत उसमें कुछ बताने की आपको समझ में पूरा है, क्योंकि जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड बातें इसमें लिखी हैं। तो क्या चीजें, क्या इंग्रेडिएंट बढ़ा के घटा के हम किस तरह के सीमेंट बना सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है उस लगभग सब कवर कर दिया गया है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, आप इतना ही पढ़ लेंगे तो पूरा मार्क्स इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा आप बड़े आसानी से लगा लेंगे, ठीक। तो अगली क्लास में फिर अगला मटेरियल देखते हैं क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में अगला चैप्टर क्या है वो अगली क्लास में करते हैं, ठीक। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।